तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवंतिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स तैयारी तो कर लेते हैं, विषयवार अध्ययन तो कर लेते हैं, लेकिन उस अध्ययन के साथ वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो आज हमारी संकल्प बैच के माध्यम से आज हम ब्रीफ अध्ययन भी करेंगे, साथ ही साथ उसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करेंगे, या फिर बोल सकते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है आदिऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास को स्रोतों के माध्यम से हमने 3 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। 3 भागों में विभाजित किया है, जिसका मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों? जिस भी विषय का आपका अध्ययन या जानकारी हम कह सकते हैं वो पुरातात्विक माध्यमों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? पुरातात्विक माध्यमों से प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या इस समय कोई भी लिखित जानकारी थी क्या दोस्तों? नहीं, इस समय किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी नहीं मिलती, तो वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। जैसे इस काल में हम रखते हैं पाषाण काल को या फिर स्टोन एज को रखते हैं दोस्तों। और आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐसा काल जिसमें आपको पूरी जानकारी पुरातात्विक माध्यम से मिलती है दोस्तों। किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। क्या इस समय कोई लिखित साक्ष्य था? हाँ बिल्कुल, इस समय लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। तो जो भी जानकारी का स्रोत है वो अभी भी क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। ऐसे काल में हम किसको रखते हैं? तो ऐसे काल में हम रखते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऐसा काल जिस काल की जानकारी आपको पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, लेकिन उस समय लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए, तो ऐसा काल कहलाता है पुरातात्विक आदि ऐतिहासिक काल। और फिर हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिस काल में साहित्यिक विवरण तो उपलब्ध है, साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्यों का विवरण भी उपलब्ध है। तो जिस काल में हमें दोनों से जानकारी मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो आइए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि वो संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, आदि ऐतिहासिक काल। तो बढ़िए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जिस समय भारत में सिंधु का सभ्यता चल रही थी, उस समय हम बात करें तो विदेश में चीन की सभ्यता, जिसे शांग सभ्यता भी कहते हैं, उसके अलावा अगर बात करें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि टाइग्रिस नदी के किनारे थी या फिर टिग्रिस नदी के किनारे थी। उसके अलावा हम बात करें मिस्र की सभ्यता दोस्तों, या नील नदी की सभ्यता जो कि इजिप्ट में थी। ठीक है, तो चीन सभ्यता हमारे समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता हमारे समकालीन थी और मिस्र की सभ्यता हमारे समकालीन थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए कि यहाँ पर हमें किस सभ्यता की जानकारी नहीं मिलती है? तो ग्रीक की सभ्यता के दोस्तों जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या बेलनाकार? तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को समझेंगे दोस्तों। हम अगर बात करें उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो फैला हुआ था मांडा, और मांडा आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ये था आपका चिनाब नदी के किनारे दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के बारे। और अगर दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में फैला था दाइमाबाद दोस्तों, दाइमाबाद में फैला था। दाइमाबाद कहां पर आता है? दाइमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? ये पड़ता है आपका गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे। उसके बाद हम पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में इसका विस्तार था
सुतका गेंडोर कहां तक था दोस्तों? सुक्ता गेंडोर ये कहां पर आता है? ये आता है आपके बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? तो ये आता है हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और अगर बात करें पूर्वी स्थान, तो पूर्वी स्थान की अगर बात करें, ये आता है आपका यूपी मेरठ में दाश्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? दाश्क नदी के किनारे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार था वो था 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार था वो था 1400 किलोमीटर। और अगर बात करें पूरा क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल लगभग फैला हुआ था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों कितने फैला था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और अगर हम इसकी आकृति देखने की कोशिश करें तो ये हमें किस प्रकार का दिख रहा है? एक त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। इसके लिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? त्रिभुजाकार होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो पहला ऑप्शन सर दोस्तों अभी मैंने आपको बताया मांडा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये रहा आपका ऑप्शन चिनाब। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा आपका चिनाब नदी के स्थान स्थित था। इसलिए सही आंसर क्या होगा? मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चनु दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ठीक है, यानी चनु दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर है J.H. मेके ने। ये आप देखेंगे निर्देशन की बात की गई है। अगर उत्खनन की बात की होती, अगर किसकी बात की होती दोस्तों? उत्खनन की बात की होती तो हम लगाते गोपाल मजुमदार। अगर खुदाई का कार्य वास्तव किसने किया तो हम क्या लगाते? गोपाल मजुमदार। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछा हुआ है कि निर्देशन किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा J.H. मेके ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सुरकोटदा गुजरात। दो क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन ये है कि घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? घोड़े के अवशेष कहां पर मिले हैं? हड्डियों के माध्यम से। तो घोड़े की हड्डी कहां पर मिली है? सुरकोटदा। कहां पर मिली है? सुरकोटदा से मिली है। और अगर पूछा जाए कि घोड़े के दांत कहां से मिले हैं दोस्तों, घोड़े के दांत कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके राणा। कहां से मिले हैं? राणा गुंडाई से। कहां से मिले हैं दोस्तों? राणा गुंडाई से मिले हैं, जो कि कहां पर आता है? पाकिस्तान में। तो यहां से दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है कि घोड़े की हड्डी के अवशेष कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं सुरकोटा से। और घोड़े के दांत के अवशेष कहां से मिले हैं? वो मिले हैं राणा गुंडाई से, जो कि कहां पर आता है? पाकिस्तान में आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन होता है? तो याद रखना दोस्तों, ये सर्वाधिक बार जिस मोहरों पर सर्वाधिक बार जिस पशु का अंकन मिला है वो कौन है दोस्तों? तो आंसर आएगा बैल। ठीक है, नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखना दोस्तों, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ पर लिखा है वस्तु, ना कि लिखा है यहाँ पर फसल। अगर यहाँ पर पूछा जाता किस फसल के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो आपका आंसर होता जो। लेकिन यहाँ पर पूछा है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो आपका आंसर क्या होगा? कपास होगा। आपका आंसर क्या होगा? कपास होगा। कपास इतना फेमस था कि इसीलिए इसे एक नाम भी दिया गया, शिंडन। ये शिंडन नाम दिया गया था ग्रीक वासियों ने। किसने दिया? ग्रीक वासियों ने। याद रखिएगा दोस्तों, शिंडन नाम किसने दिया? ग्रीक वासियों ने। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सबसे कम यूज करने वाला जो खाद्यान्न था वो था चावल।
चावल का पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में केवल 2 बार जिक्र मिलता है। अगर वही बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन किसका होता था, तो वो उत्पादन होता था जौ का दोस्तों, मेरे दोस्तों किसका होता था, जौ का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास चावल, गेहूं, जौ और दालें। तो आप याद रखना, जो सबसे कम यूज खाद्यान्न पदार्थ होता था वो होता था आपके चावल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का केवल 2 ही बार जिक्र मिलता है। वहीं सबसे ज्यादा यूज होने वाला खाद्यान्न पदार्थ था, उसका नाम था जौ। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, चावल दोस्तों, चावल। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है। यह सोते हो चुका है दोस्तों, इसके लिए गए हैं जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिलता है। तो याद रखिएगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको और कहीं नहीं बल्कि मिलता है कालीबंगा से दोस्तों। कहां से मिलता है, कालीबंगा से। कालीबंगा से और चीजें क्या मिलती है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या अर्थ होता है दोस्तों, काली चूड़ियां इसका अर्थ होता है कालीबंगा का। और अगर बात करें कालीबंगा से आपको क्या क्या मिला है, तो कालीबंगा से आपको सरसों के साक्ष्य, दूसरी बात सरसों के साक्ष्य के साथ चने के साक्ष्य का भी जिक्र मिला है। तीसरी चीज अगर बात करें कालीबंगा से क्या मिला है, तो वो मिली है लकड़ी की नालियां। क्या मिली है दोस्तों, लकड़ी की नालियां मिली है दोस्तों, लकड़ी की नालियां मिली है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कालीबंगा से आपको काली चूड़ियां, सरसों और चने के साक्ष्य, लकड़ी की नालियां मिली है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंतर्गत जुते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक आपको ब्रीफ अध्ययन, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक ब्रीफ अध्ययन भी कराऊंगा, तो आप समझिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मेसन को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। उसके बाद 1856 का समय आता है। 1856 में यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य चल रहा था दोस्तों, जहां पर बर्टन बंधु ये कार्य कर रहे थे। और ये रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य लाहौर से कराची के समय चल रहा था, जहां पर पकी हुई ईंटें मिली थी, जिससे प्राप्त होता है, जिससे बात का पता चलता है कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। बाद में अलेक्जेंडर कनिंग को भारतीय पुरातत्व विभाग का हेड बनाया गया, लेकिन वो अस्थायी रूप से थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो आप लगाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर समय आता है दोस्तों 1921 का। क्या आता है दोस्तों, 1921 का। और 1921 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनते हैं, हेड बनते हैं। ठीक है, जिनके नेतृत्व में वास्तविक खुदाई का कार्य चलता है। और ये वास्तविक खुदाई का कार्य किसने किया था, ये किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था दोस्तों। किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और इसी के साथ जो पहला स्थल खोजा गया था उसका नाम था 1921 में, उसका नाम था दोस्तों हड़प्पा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि हड़प्पा कहां पर स्थित है। तो वर्तमान में हड़प्पा कहां पर स्थित है, ये हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में दोस्तों। कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में मांडगोमरी, वर्तमान में उसका बदलकर नाम शाहीवाल कर दिया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा आता है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा से आपको क्या क्या मिला है बेसिकली, तो हड़प्पा से आपको मिला है स्वस्तिक का चिन्ह मिला है, एक ईंट पर मछुआरे का बना हुआ चित्र मिला है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कालीबंगा की तरफ। कालीबंगा के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, और कालीबंगा आता है राजस्थान के हनुमानगढ़ से। तीसरा ऑप्शन है हमारा लोथल। तो लोथल के बारे में आपको बता दूं, लोथल आता है गुजरात में। कहां पर आता है दोस्तों, लोथल की अगर बात करूं तो लोथल आता है
गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे आता है दोस्तों? तो वो आता है आपके भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? तो लोथल आता है आपका भोगवा नदी के किनारे। लोथल से क्या क्या मिला है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लोथल से क्या क्या मिला है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लोथल एक प्रकार का डॉकयार्ड हुआ करता था या पत्तन नगर हुआ करता था। डॉकयार्ड का मतलब होता है जहां पर जहाजों को बांध कर रखा जाता था दोस्तों, उसको डॉकयार्ड कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कि अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वो याद रखिएगा दोस्तों, अन्नागार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो दोस्तों थी अन्नागार। ठीक है, अन्नागार, सबसे बड़ा विशाल अन्नागार कहां पर देखने को मिलता है? तो वो आपको मिलता है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। वहीं अगर बात करें लोथल की, पूछा जाए कि सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो कच्ची ईंटों से निर्मित था, वो आपको कहां से मिलता है? तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो कच्ची ईंटों से मिलता है दोस्तों, वो आपको मिलता है लोथल से। कहां से मिलता है दोस्तों? लोथल से मिलता है। उसके बाद अगर बात करें, उसी का नाम डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड जो कि कच्ची ईंटों से निर्मित सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी, जिसका उपयोग जहाजों को बांधने में किया जाता था दोस्तों। लोथल से और क्या क्या चीजें मिली है? लोथल से दोस्तों आप याद रखिएगा, एक दिशा सूचक यंत्र मिला है, अग्नि वेदिका रेलिंग मिली है, इसी के साथ 3 युग्मित समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं, या फिर 3 लोगों को साथ में गाड़ने के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना। दोस्तों क्या मिला है? हाथी दांत का पैमाना। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि आपको हाथी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आपको हाथी के साक्ष्य कहां से मिले दोस्तों? आपको हाथी के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और अभी वर्तमान, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको घोड़े के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो घोड़े के दांत के जो साक्ष्य हैं आपको मिले हैं रानागुंडाई से, और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो मिले हैं वो आपको मिले हैं गुजरात के सुरकोटदा से। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑप्शन पे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन है 4th, जो कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं हम माउंट ऑफ डेथ। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन उस एक साल बाद ही 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। ये कब किया था दोस्तों? 1922 में। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, तो आप बताओगे 1922 में राखलदास बनर्जी ने। और किसके नेतृत्व में किया? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। तो ये जानकारी थी इस क्वेश्चन के बारे में। काफी सारा फैक्ट इस आंसर में अपने को निकल के आया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से आपको कुएं के अवशेष भी मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर डैम के अवशेष भी मिले कि यहाँ पर डैम और कुएं होते होंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? तो अभी इस क्वेश्चन में हमने पहले आपको बताया था कि सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की अन्नागार हुआ करती थी। तो देखिए, बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विशाल अन्नागार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद भी है। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि विशाल स्नानागार भी इसका ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विशाल स्नानागार इसका ऑप्शन नहीं, बल्कि विशाल अन्नागार इसका ऑप्शन है, जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित है। अगर मैं अन्नागार की बात करूं, अगर मैं स्नानागार की बात करूं, तो स्नानागार, जिससे वर्तमान में आप स्विमिंग पूल की संज्ञा भी दे सकते हैं, इसकी उस समय विशाल स्नानागार की जो लंबाई थी दोस्तों, वो थी आपकी 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था। और दोस्तों अगर बात करें गहराई कितनी थी, तो 5.03 मीटर इसकी गहराई हुआ करती थी दोस्तों। तो आप समझिए उस समय सिंधु घाटी के लोग कितने विकसित हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मेनली 3 चीज पे बेस्ड थी। एक थी व्यापार, एक थी पशुपालन, और तीसरी थी आपकी कृषि। लेकिन वो ऐसा कौन सा
पर्सपेक्टिव था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता इतनी ग्रो हो रही थी? तो उसका आंसर कृषि नहीं है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर कृषि ऑप्शन लगाया है, लेकिन इसका सही आंसर है दोस्तों व्यापार। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो शुरू होने के समय कि हमारा व्यापार चीन से चलता था, मेसोपोटामिया से चलता था, और मिस्र जो कि इजिप्ट में आता है, वहां पर हमारे इतने देशों से हमारे व्यापार चलते थे दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है? व्यापार। व्यापार ही ऐसा कारण था जिससे हम मुख्य रूप से इतने विकसित हुए। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भवन निर्माण सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो याद रखिएगा लोग, भवन निर्माण जो लाल पत्थर हुआ करते थे, उसका जो लाल पत्थर हुआ करते थे उसका उत्पादन कहां से होता था दोस्तों? मैंने आपको बताया था ये होता है अफगानिस्तान में। कहां पर होता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अफगानिस्तान कहां पर पड़ता है? ये हिंदू कुश क्षेत्रों के बदख्शां से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, मोहरों किससे बनाई जाती थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। इस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज 1000 बीसी में अंतरजी खेड़ा से होती है, और सिंधु घाटी का जो समय है वो दोस्तों 2350 से 1750 बीसी है, जो कि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेलखड़ी। इसका सही आंसर क्या है? सेलखड़ी। सेलखड़ी क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का पत्थर होता है। सेलखड़ी क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि आपको खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता है। और आपको बताना चाहूंगा खेतड़ी सबसे सर्वाधिक मात्रा में आपको तांबा प्राप्त होता है। खेतड़ी से सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो तांबा प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलखड़ी दोस्तों। ठीक है, और कांसा, कांसे से आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मानव ने जो धातु की खोज की वो थी दोस्तों तांबा। तांबे के बाद इंसान ने जिस चीज की खोज की वो था टिन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इन दोनों को मिलाया और क्या बनाया? कांसा बनाया। ठीक है, क्या बनाया? कांसा। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो ऑप्शन है इसका सेलखड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है, जो कि एक डॉकयार्ड हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। तो लोथल से आपको हाथी दांत का पैमाना मिला है। पैमाना मतलब होता है स्केल या माप तोल का उपकरण आप बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर, सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों लोथल। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। चनू धड़ों के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। चनू धड़ों कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो चनू धड़ों पड़ता है सिंध प्रांत में। कहां पर पड़ता है दोस्तों? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। कहां पर पड़ता है दोस्तों? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे जो है आपका चनू धड़ों स्थित है। चनू धड़ों से आपको क्या क्या मिला है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चनू धड़ों से मिली है वो एक ईंट पर या एक थाली पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। दूसरी चीज जो यहां से मिली है वो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, कंघी के साक्ष्य मिले हैं, शीशे के साक्ष्य मिले हैं, इत्र के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा चनू धड़ों कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा मैं आपको बता चुका हूं पाकिस्तान में स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक बेंगल्स, या फिर हो सकता है काली
चूड़ियां। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, कालीबंगा में, लोथल में या आलमगीरपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सर्वश्रेष्ठ जल निकासी का जो जिक्र मिला है, जो व्यवस्था की गई थी, वो कहां पर की गई थी दोस्तों? धोलावीरा में की गई थी। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है? धोलावीरा। सबसे अच्छा जल प्रबंधन हमें कहां देखने को मिलता है? तो वो मिलता है धोलावीरा में। दूसरी बात अगर हम करें तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि सभी स्थान जो थे वो दो टीलों में व्यवस्थित थे। एक था आपका पश्चिमी टीला और दूसरा आपका था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला एक तरह से ऊपरी स्थान हुआ करता था और पूर्वी टीला एक निचला स्थान हुआ करता था, जिसमें शहर बटे हुए थे। पश्चिमी टीले में क्या हुआ करता था? यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हुआ करते थे। और अगर बात करें पूर्वी टीले की तो ये आम रेसिडेंस हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? आम रेसिडेंस हुआ करता था, जहां पर आम जनता रहती थी। लेकिन धोलावीरा ऐसा पहला स्थान है जो कि दो पार्ट में डिवाइड ना होकर दोस्तों, वो कितने पार्ट में डिवाइड होता था? 3 पार्ट में डिवाइड होता था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? धोलावीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन हुआ करते थे, जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उसमें लाल रंग का, गेरू वर्ण का उपयोग हुआ करता था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा तांबे का रथ पूछा गया है दोस्तों। तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था देमाबाद से। और देमाबाद कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो देमाबाद पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसी के साथ आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि बनावली कहां पर पड़ता है? तो बनावली याद रखिएगा दोस्तों, बनावली पड़ता है हरियाणा में। कहां पर पड़ता है दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है दोस्तों। तो याद रखिएगा बनावली कहां पर आता है? हरियाणा के हिसार जिले में। इसी के साथ हरियाणा बनावली से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कहां पर जल निकासी की कोई भी प्रबंधन नहीं किया गया? तो उसका आंसर होगा बनावली में। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे कि सबसे अच्छा जल प्रबंधन निकासी कहां पर थी? तो धोलावीरा। और ऐसा स्थान जहां पर जल निकासी नहीं थी, उसका आंसर होगा बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगर बात करें हम रोपड़ भी दोस्तों पड़ता है आपका गुजरात में। और राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी पड़ता है आपका हरियाणा में। कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा देमाबाद। इसका सही आंसर होगा देमाबाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? ठीक है, तो दोस्तों आपको पंचतंत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि पंचतंत्र एक पुस्तक है जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व में बाइबल के बाद अगर जो दूसरी पुस्तक है जो सबसे ज्यादा इसका प्रकाशन हुआ है, सबसे ज्यादा पढ़ी गई है, वो आपकी पंचतंत्र है, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लोथल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, तांबा हमें प्राप्त होता था खेतड़ी से। तांबा हमें कहां से प्राप्त होता था? खेतड़ी से प्राप्त होता, जो कि कहां पर आता है? राजस्थान में आता है दोस्तों। स्वर्ण अगर बात करें हम कहां से आयात करते थे, कहां से इंपोर्ट करते थे? तो दोस्तों याद रखना, स्वर्ण का हम इंपोर्ट करते थे दक्षिण अफ्रीका से। चांदी का इंपोर्ट हमने कहां से किया है? वो हम करते थे ईरान से। और अगर बात करें लोहा, तो लोहे के दोस्तों मैं बता चुका हूं आपको, लोहे की खोज अभी नहीं हुई थी। लोहे की खोज होती है अंतरजी खेड़ा से, जो कि
बीसी में पड़ता है और अभी सिंधु घाटी का समय चल रहा है जो कि 2350 से 1750 माना गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो पहला ऑप्शन देखेंगे अश्वमेध, तो यहां मैं